दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। दोस्तों यूपी लेखपाल और होम गार्ड के जीएस प्रैक्टिस सेट तीसरे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप यूपी का या फिर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों स्टैटिक जीके और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के किन अभिलेखों में उसके नाम का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अशोक के किन अभिलेखों में उसके नाम का उल्लेख किया गया है। अशोक से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा। अशोक बौद्ध धर्म का प्रचारक माना जाता है। अशोक बौद्ध धर्म का प्रचारक माना जाता है। बहुत ज़्यादा दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार किया था। अशोक से रिलेटेड और क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इनके पिता कौन थे दोस्तों? बिंबिसार। याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार इनके पिता थे, ये भी याद रखिएगा, बिंबिसार। और उसके बाद दोस्तों इनके याद रखिएगा, बिंबिसार के बाद याद रखिएगा, अशोक ने दोस्तों श्रीलंका पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? अपने पुत्र। याद रखिएगा दोस्तों, पुत्र महेंद्र और दोस्तों पुत्री संघमित्रा। याद रखिएगा दोस्तों, पुत्री संघमित्रा। इतना दोस्तों याद रखिएगा। अशोक को बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में माना जाता है। अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इनके पिता थे दोस्तों बिंबिसार और दादा थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। पुत्र महेंद्र और दोस्तों पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका इन्होंने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। श्रीलंका याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। इतना दोस्तों बातें याद रखिएगा अशोक से रिलेटेड। बाकी दोस्तों अशोक के बहुत सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों सारनाथ में जो स्थित अभिलेख है, वहाँ से दोस्तों अशोक चिन्ह को लिया गया है। सारनाथ से संबंधित जो हमारा अशोक चक्र है सारनाथ में स्थित है, इसको याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख से लिया गया है। बाकी दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसके नाम का उल्लेख किस में मिलता है? मास्की अभिलेख में। दोस्तों इसके नाम का कई जगह उल्लेख मिलता है। यहाँ पर इसके नाम का क्या उल्लेख किया गया है, आइए उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। चलिए देखिए, बोला गया है अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। दोस्तों इनके जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें अधिकांश शिलालेख किस भाषा में देखने को मिलता है? तो प्राकृतिक भाषा में। और दोस्तों और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में। ये दोस्तों दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी अभिलेख उसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत भाषा में। और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। जितने भी फैक्ट दोस्तों हमने ऊपर बताए वो भी याद रखिएगा। और ये भी दोस्तों याद रखा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख अधिकांश भाषा दोस्तों प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों लिपि की बात किया जाए तो ब्राह्मी लिपि। बाकी दोस्तों अशोक का नाम उल्लेख करने वाले प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? जैसे मास्की अभिलेख हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। मास्की अभिलेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। दोस्तों सभी के सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के रायचूर जिले में। यह पहला अभिलेख था जिसमें देव नाम प्रिय अशोक के नाम मिलता है। अशोक का नाम इसमें क्या दर्शाया गया दोस्तों? देव नाम प्रियदर्शी। याद रखिएगा, देव नाम प्रियदर्शी मास्की अभिलेख में देखने को मिलता है। देव नाम प्रियदर्शी। गुर्जरा अभिलेख दोस्तों यह मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अहरौरा अभिलेख दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। कंगनहल्ली यह कर्नाटक के एक स्तूप पर उत्कृष्ट, यहाँ रान्यो अशोक कहा गया। अशोक को क्या कहा गया दोस्तों? रान्यो। इसका मतलब क्या कहा होता है दोस्तों? राजा अशोक। रान्यो अशोक कहाँ देखने को मिलता है? कंगनहल्ली अभिलेख में देखने को मिलता है। यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्या वर्णन किया गया है? अशोक को रान्यो अशोक कहा गया है। बाकी दोस्तों मास्की अभिलेख में अशोक को क्या बोला गया है? देव नाम प्रिय, जिसका नाम होता है दोस्तों देवता के समान इसको माना जा गया है। इतना दोस्तों फैक्ट अशोक से रिलेटेड याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पेट या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो, जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में दोस्तों जानेंगे। आइए पहले जानते हैं
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों 1885 ईस्वी में। और किसके द्वारा होती है दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम द्वारा, याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम द्वारा होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें, पहले अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी याद रखेगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी याद रखेगा दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये पहले अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। बाकी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड और भी प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। आइए नीचे लिखा गया है, देखिएगा। जितना दोस्तों इसमें दिया गया है उतना दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम याद रखें दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम ये है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने किया था कांग्रेस की स्थापना, 28 दिसंबर 1885 को किया था। उन्होंने दोस्तों दादा भाई नौरोजी और दिनेशा वाचा के साथ मिलकर इस संस्था का स्थापित किया था। दादा भाई नौरोजी भी दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कांग्रेस की स्थापना में। इसका पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। यह दोस्तों याद रखिएगा, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी याद रखिएगा दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है। अब कांग्रेस के दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट अध्यक्ष के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे बोला, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी यही थे। जो अधिवेशन हुआ था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, पहला अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बाकी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले 1888 ईस्वी में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में। पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो दोस्तों एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता लिया था। बाकी कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष कौन थे? सबसे लंबे अवधि तक दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। कांग्रेस में सबसे अधिक बार अध्यक्ष किसने बनाया था दोस्तों? कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार। अब वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो खड़गे साहब हैं, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड, कांग्रेस से अध्यक्ष, इतना फैक्ट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ये सभी के सभी फैक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? 2 बार काटती है, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों माही नदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, माही नदी याद रखिएगा। यह माही नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। यह दोस्तों टोटल 3 राज्य से होकर गुजरता है। एक मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, और तीसरा हो गया दोस्तों गुजरात, याद रखिएगा, तीसरा हो गया दोस्तों गुजरात। और गुजरात के बाद दोस्तों यह जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाता है, इसको याद रखिएगा। ये दोस्तों माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलकर राजस्थान होते हुए गुजरात में जाकर प्रवेश करती है। और दोस्तों यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकमात्र नदी जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन दोस्तों मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को, उन सभी के बारे में जाइए जान लेते हैं। देखिएगा, बोला गया माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है।
यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहाँ पर दोस्तों यू टर्न बनाती है। गुजरात में दोस्तों ये यू टर्न बनाती है, इसलिए उसको 2 बार काटती है। यह नदी बांसवाड़ा जिले में गुजरात राजस्थान में यू टर्न बनाती है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में यू आकार का शेप बनाती है, इसलिए दोस्तों कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है। कहाँ पर काटते हैं यह भी इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में दोस्तों यह 2 बार काटती है। बाकी कांगो नदी की बात करें दोस्तों, भूमध्य रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। कांगो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दोस्तों 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और इक्वेटर को दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। यह तीनों नदी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक कांगो नदी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिएगा यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। बोला गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो निःशुल्क शिक्षा की बात किया जाए दोस्तों, अनुच्छेद 21A में दिया गया है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21A। दोस्तों बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाल श्रम निषेध इसी के आसपास दिया गया है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। बाल श्रम निषेध इसी के आसपास है, निःशुल्क शिक्षा के आसपास है। इसको दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अनुच्छेद 40 की बात करें दोस्तों, पंचायती राज से रिलेटेड है। यह दोस्तों पंचायती राज से रिलेटेड है। इस अनुच्छेद 14 की बात करें दोस्तों तो कानून के समक्ष समता का अधिकार, नागरिकों में दोस्तों समता का अधिकार, समता या फिर समानता का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में दिया गया है। सभी के बारे में दोस्तों पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। आइए देखिएगा, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A के तहत दिया गया है। यह दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार के रूप में इसको जोड़ा गया संविधान संशोधन 86वें के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A में इसको लागू किया गया है। बाकी अनुच्छेद 40 की बात करें दोस्तों, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जहां पर राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें सशक्त बनाने का निर्देश देता है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको व्यवहारिक रूप दिया गया या फिर इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 41 की बात करें दोस्तों, यह राज्य को अपने आर्थिक क्षमता के भीतर नागरिकों को काम करने, शिक्षा पाने, बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता जैसी परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। मतलब दोस्तों अनुच्छेद 41 क्या है? राज्य में दोस्तों कोई भी घटना घटता है नागरिकों से रिलेटेड, चाहे उसका बुढ़ापा हो, पढ़ाई लिखाई हो, खर्चा हो, या फिर दोस्तों स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी काम हो, और दोस्तों राज्य सरकार उसको देखेगी, अनुच्छेद 41 के अनुसार सहायता प्रदान करेगी। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो कानून के समक्ष नागरिकों का समता का अधिकार, एक समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 याद रखिएगा दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। सभी के सभी दोस्तों याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 को दोस्तों क्या बोला जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा। यह दोस्तों किसने कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। इसको भी याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोला गया है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन शब्दों का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन शब्दों का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका जीन शब्दों का संश्लेषण की बात किया जाए तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, याद रखिएगा। जीन शब्दों का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। दोस्तों जीन शब्द नाम किसने दिया था? जीन शब्द का नाम किसने दिया था? नाम की बात किया जाए तो ये दिया था जोहानसन ने, याद रखिएगा दोस्तों, जोहानसन ने दिया था जीन का नाम। वाटसन और क्रिक की बात करें दोस्तों तो इन्होंने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, याद रखिए दोस्तों, डबल
हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। रॉबर्ट हुक की बात करें दोस्तों, सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था दोस्तों? 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। और इन्होंने दोस्तों कैसी कोशिका की खोज किया था? तो मृत कोशिका की खोज किया था, यह भी याद रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों रक्त समूह की खोज किया था। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, याद रखिएगा। इतना फैक्ट दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन बोला गया इसमें, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन शब्दों का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। लेकिन जीन नाम किसने दिया था? तो जोहानसन ने। वाटसन और क्रिक की बात करें दोस्तों, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। और कैसी कोशिका की खोज किया था? तो मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की खोज पूछे दोस्तों तो ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका की बात करें तो ल्यूवेन हॉक, याद रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें दोस्तों, तो रक्त समूह की खोज किया था। टोटल रक्त समूह कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। याद रखिए दोस्तों, ए होता है कामा, बी होता है कामा, ए बी होता है, उसके बाद दोस्तों ओ होता है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग होते हैं, वह रक्त समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। टोटल 4 तरह के रक्त समूह होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इतना फैक्ट दोस्तों आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोस्तों पूछता है ये सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों बौद्ध संगीति की बात याद रखिएगा। बौद्ध संगीति, टोटल बौद्ध संगीतियाँ कितनी होती हैं? 204 होती है। टोटल बौद्ध संगीतियाँ कितनी होती है? 4 होती है। 4 के बारे में जानेंगे दोस्तों। पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता है दोस्तों? तो पहला अजातशत्रु के होता है, अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। और दूसरा होता है दोस्तों कालाशोक के। चलिए, पहला बौद्ध संगीति होता है अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा संस्कृत होता है दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा होता है दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में, और चौथा होता है अशोक के शासनकाल में। अशोक से रिलेटेड दोस्तों हमने पूरा डिटेल में पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है, तो उतना फैक्ट याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर बौद्ध संगीति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल में आइए जान लेते हैं। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन न पूछा जाए। बोला गया है प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान पूछता है, कहाँ पर हुआ था? तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। वर्ष अगर पूछे तो 483 ईसा पूर्व में होता है, वर्ष भी याद रखिएगा। शासनकाल की बात करें तो किसके शासनकाल में हुआ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। अध्यक्ष पूले तो महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। इसमें कार्य क्या हुए? तो सूत्र पिटक विनय पिटक का संकलन लिया गया। सूत्र पिटक विनय पिटक का संकलन लिया गया। टोटल दोस्तों 3 प्रकार के पिटक होते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब दोस्तों बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका स्थान कहाँ है? तो वैशाली में होता है। वर्ष की बात करें 383 ईसा पूर्व में होता है। शासनकाल की बात करें दोस्तों तो कालाशोक के शासनकाल में होता है। अध्यक्ष शुभकामी है इसके अध्यक्ष, शुभकामी इसके अध्यक्ष हैं। और कार्य होता है दोस्तों बौद्ध संघ अवस्थिर तथा महासंघिक को विभाजित करना इसका कार्य होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, स्थान, वर्ष, शासनकाल। स्थान, वर्ष और शासनकाल याद रखिएगा, यह तीनों बहुत ही बार पूछा जाता है। बाकी तीसरा बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे। देखिए तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है तीसरा बौद्ध संगीति। वर्ष की बात करें तीसरे बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तीसरा, सॉरी हमने ऑप्शन में जो बताया तो गलत हो गया था। तीसरा बौद्ध संगीति होता है अशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगीति होता है अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मोगलीपुत्र तिस्स, याद रखिए दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे तीसरे। यह दोस्तों बहुत बार पूछा गया मोगलीपुत्र तिस्स के बारे में। कार्य हुआ था अभिधम पिटक का संकलन लिया गया था। टोटल हमने बोला 3 प्रकार के पिटक होते हैं, सूत पिटक, अभिधम पिटक और दोस्तों विनय पिटक। चौथी बौद्ध संगीति के बारे में याद रखिएगा। स्थान कुंडल वन कश्मीर में होता है। प्रथम ईस्वी में होता है
वर्ष शासनकाल दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष वासुमित्र थे, यह भी याद रखेगा। और दोस्तों हीनयान और महायान में इसको विभाजित कर दिया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति हीनयान और महायान में इसको विभाजित कर दिया गया। अब हीनयान महायान क्या होता है, अगर आप लोग को जाना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी दोस्तों बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी एग्जाम हो, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया राज्यसभा का गठन कब होगा। राज्यसभा का दोस्तों गठन कब होता है, तो राज्यसभा का गठन होता है दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन होता है। 3 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखेगा, लोकसभा का गठन याद रखेगा दोस्तों। लोकसभा का गठन कब होता है, तो लोकसभा के गठन होता है दोस्तों 6 मई 1952 को। लोकसभा का एक ही साल होता है लेकिन डेट अलग अलग होता है। लोकसभा का गठन होता है 6 मई 1952। 6 मई 1952। राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952। यह दोनों याद रखिएगा। बाकी राज्यसभा का दोस्तों वर्णन किस में किया गया है, किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है। लोकसभा का वर्णन होता है अनुच्छेद 81 में। यह दोनों अनुच्छेद भी याद रखिएगा। राज्यसभा का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 81 में। देखिएगा यहाँ पर बोला गया संसद का अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। अब दोस्तों राज्यसभा क्या होता है, इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। इसमें अधिकतम संख्या दोस्तों 250 हो सकता है। इसमें अधिकतम संख्या की बात करें राज्यसभा की 250 हो सकता है, लेकिन मिनिमम दोस्तों 60 का प्रावधान है। मिनिमम 60 का प्रावधान है, लेकिन होता नहीं है, किसी 1-2 राज्य में 60 से कम भी है। लोकसभा में इसको दोस्तों लोगों का सदन भी कहा जाता है, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। इतना दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।